हेलो एवरीवन, दिस इज शानीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। आज हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके केवीएस एग्जाम्स के लिए, सुपर टेट एग्जाम्स के लिए, यूपी टेट एग्जाम्स के लिए, यानी कि इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एलटी ग्रेड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस पे हम लोग बात करते हैं। हाँ, एक बात और, जैसे आपने हर वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर किया है, उसी तरीके से इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को अपना प्यार बनाए रखा है, आगे भी इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा, यानी कि वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर केवीएस है, एलटी ग्रेड है, यूपी टेट है, सुपर टेट है। इसके अलावा आपको टीजीटी आर्ट की तो आपके क्लासेस मिल ही रही थी। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम्स की भी आपको क्लासेस मिलेंगी डेली बेसिस पे, तो इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? अब देखिए, जो चश्मे बनते हैं तो उसमें कांच का यूज़ किया जाता है, तो किस तरीके के कांच का यूज़ किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्रुक्स कांच हो जाएगा, पोटाश कांच हो जाएगा, जेना कांच हो जाएगा, सोडा कांच हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो क्रुक्स कांच है इनका यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्रुक्स कांच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्रुक्स कांच की मतलब खासियत क्या होती है कि ये जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं, यूवी जो रेज होती है, तो इनसे क्या करता है, इसका बचाव करता है, यानी कि यूवी रेज से क्या है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि इन किरणों को रोकने में इसकी मतलब जो है रोकने में ये क्या है, कैपेबल होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा, क्रुक्स ग्लास का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर काफ़ी उनमें क्षमता होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, वायु दाब को मापने के यंत्र को कहते हैं, यानी कि वायु दाब किससे मापा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर एनीमोमीटर है, बैरोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, थर्मोमीटर है। तो वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए बैरोमीटर की खोज किसने की, तो ये भी आप क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिए। बैरोमीटर की खोज किसने की? तो इलान, ठीक है, इलान गैलिस्टा, ठीक है, इलान गैलिस्टा टोरिसेली। ठीक है, टोरिसेली। ठीक है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो जितना भी मैं एक्सप्लेनेशन में बताती हूँ वो भी चीज़ें आप वहाँ पर नोट डाउन कर लिया करिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन एक से ज़्यादा हो जाए। यानी कि जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, वायुदाब का यंत्र कौन सा है, किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर हो गया। इसके अलावा आपके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? इलान गैलिस्टा टोरिसेली यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैलाकाइट डैश का एक अयस्क खनिज है। अब मैलाकाइट आपको बताना है क्या है। ऑप्शन है आपके लेड हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, मर्क्यूरी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर आपका मर्क्यूरी यहाँ पर आपका कॉपर यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैलाकाइट एक कार्बोनेट खनिज है। ठीक है, क्या है ये? कार्बोनेट खनिज है, जिसको क्या बोलते हैं? कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना, कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं किसको? मैलाकाइट को। ठीक है, तो ये है क्या? तो ये क्या है? एक कार्बोनेट खनिज है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको साइंस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, पॉलिटी के भी मिलेंगे और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन आपके बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, जीके जीएस मैंने इसीलिए बोला था, तो इसलिए आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है? ठीक है, ये आपका रासायनिक नाम हो गया। आपको बताना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है। साधारण नाम आपको बताना है। H2O2 का साधारण नाम क्या है? ठीक है, बोरेक्स हो जाएगा, ब्लीच हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा या बेकिंग सोडा हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्लीच यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि H2O2 का साधारण नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लीच। ये आपसे पूछे ब्लीच का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना H2O2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या है? रासायनिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये अगर हम बात करें यहाँ पर जिप्सन की बात करें, यहाँ पर ये मैंने बता ही दिया, H2O2 बता ही दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जिप्सन की बात करें, तो जिप्सम क्या है? एक रासायनिक खनिज है। ठीक है, जिप्सम क्या है? ये भी क्या है? एक रासायनिक खनिज है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, जिसका यूज आपको पता सीमेंट वगैरह में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, धोने का सोडा क्या है? अब देखिए, आपका एक होता है धोने का सोडा,
एक होता है आपका खाने का सोडा। तो ध्यान रखिए, जहाँ पर खाने की सोडे की बात आए तो वहाँ पर बाइकार्बोनेट आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ पर धोने सोडे की बात आए तो सोडियम कार्बोनेट आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में बात आई। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, धोने का सोडा यानी कि धावन सोडा, चाहे आपका कहें धावन सोडा या धोने का सोडा, बात एक ही है। तो सोडियम कार्बोनेट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए खाने का सोडा कौन सा हो जाएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा हो जाएगा, ठीक है। जिसमें बाई लग जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, खाने वाला जो सोडा होता है वो हो जाएगा। और कार्बोनेट कौन सा हो जाएगा, जो आपका धावन सोडा होता है वो हो जाएगा, ठीक है। सूत्र की बात अगर हम बात करें, सूत्र इसका क्या हो जाएगा, Na2CO3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। Na2CO3 10, ठीक है, H2O। अब देखिए ये इसका सूत्र है। अब यहाँ पर बाई और लग गया है, तो बाई में देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए N, यहाँ पर, ठीक है, NaHCO3, ठीक है। यहाँ पर बाई लग गया है तो यहाँ पर H और एक्स्ट्रा लग गया है, ठीक है। Na2CO3 हो जाएगा, NaHCO3 यहाँ पर इसका हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना, दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद रखने हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो इस वजह से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या नोट डाउन कर लेना है, इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी, ठीक है, केशिका या वेना केवा या फुफ्फुसिया शिरा, कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी, महाधमनी हो जाएगी। जो किससे क्या है, किससे स्टार्ट होती है, ये बाएं नीले से स्टार्ट होती है, बाएं नीले से ये क्या होती है, शुरू होती है। तो समझ में बात आई, सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर महाधमनी, यहाँ पर राइट बिल्कुल आंसर हो जाएगा, क्लियर है। यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आपको पता है जो विटामिन्स होते हैं, जो वाइटामिन्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो विटामिन्स का काम क्या होता है, शरीर में जो बीमारियां होती है उससे लड़ने की ताकत देता है, ठीक है। लेकिन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो क्या है एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो क्या है वो हमारे लिए नुकसानदायक, फ़ायदेमंद के बजाय वो क्या हो जाते हैं, नुकसानदायक हो जाते हैं। तो विटामिन जो ए होता है और जो डी होता है, अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, फ़ायदे के बजाय क्या करते हैं, नुकसान हमें देते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी मात्रा यानी कि शरीर को इनकी जो मात्रा बहुत ही कम चाहिए होती है, ठीक है। यानी कि शरीर में ए और डी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, इनकी मात्रा हमारे शरीर को बहुत कम होती है। अगर ये एक्स्ट्रा चीज़ें यानी कि विटामिन ए वाली, विटामिन डी वाली चीज़ें ज़्यादा खा ली जाएंगी तो क्या है, ये हमारे शरीर को क्या है, नुकसान पहुँचाएंगी, ना कि फ़ायदा, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है, विटामिन शब्द को सबसे पहले किसने दिया था। तो आपको याद रखना, विटामिन शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, तो फंक ने दिया था। तभी इसीलिए आपको कहा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की है, तो फंक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि सबसे पहले शब्द दिया था फंक ने, ठीक है। तो याद रखना है, खोज पूछे तब भी आप यहाँ पर फंक लगा सकते हैं, फंक ही, यही वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया है, तो फंक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है जो विटामिन होते हैं A, B, C, D, E, ठीक है, और के, कुछ इसमें क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ इसमें क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको याद रखना, जल में घुलनशील कौन से विटामिन हो जाएंगे, तो बी और सी जो होते हैं, बी और सी आपके क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, बी सी हो गया, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और के हो जाएगा, ठीक है। तो जल में घुलनशील आपके बस होते हैं, यानी कि बस, ठीक है, जल वाले आपको बस याद रखना है। और वसा वाले आपके कौन से हो जाएंगे, जो बस रह जाएंगी, तो उसके अलावा जो बचेंगे, जो पैसेंजर बचेंगे, वो आपकी किस में हो जाएंगे, वसा में हो जाएंगे, ठीक है। आपको याद रखना, बस में जो एक्स्ट्रा रह जाते हैं, BC यहाँ पर जो रह जाएंगे, एक्स्ट्रा जो रह जाएंगे, वो उसको किस में घोल देंगे, उसको क्या है, वसा में घोल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पर याद कर सकते हैं। समझ में बात आई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं, यानी कि इबोला क्या है, बताइए। इबोला कुछ सुना सुना लग रहा है, तो इबोला आजकल तो आपको पता है, जैसे कि आपका कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, कोविड-19 चला, उसी तरीके से जो इबोला क्या है, ये एक तरीके का क्या है, एक वायरस है, क्या है, ये विषाणु रोग है, ठीक है, विषाणु रोग है, ठीक है, विषाणु रोग है, यानी कि विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला ये रोग है, ठीक है, विषाणु रोग है। जो कहाँ हुआ था आपको याद रखना है, ये पश्चिम
अफ्रीका, ठीक है, यानी कि हाँ पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में एक इंसान को सबसे पहले हुआ था। समझिए बात को। इबोला क्या है? एक विषाणु रोग है जो पश्चिमी अफ्रीका में सबसे पहले हुआ था। एक वहाँ पर नदी थी इबोला नदी, तो इबोला नदी के पास एक गांव था, वहीं पर एक आदमी को हुआ था, एक व्यक्ति को हुआ था। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया इबोला पड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले ही ऑप्शन में मिल गया, इस वजह से यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया है? क्वेश्चन आपको कैसा लगा? ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया एग्जाम में, तो आपने पढ़ा भी होगा। एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, 6 होते, 26 होते, 46 होते, 66 होते। एक ऑप्शन मेरी तरफ से और ले लीजिए, 23 होते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर और ले लीजिए, हो सकता है इनमें से आपको ऑप्शन ना मिले तो आप मुझे बताइए। हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते रहा कर, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव कोशिका में, ठीक है, मानव बल्कि कह सकते हैं कोशिका के केंद्रक में, ठीक है, कोशिका के केंद्रक में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर आपसे जोड़ी पूछी जाए तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने 23 लिख दिया। अगर यहाँ पर 23 होता तो काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, हालांकि सबको पता होगा, लेकिन जब ज़्यादा इजी आंसर होता है ना तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर टोटल पूछा जाए तो आपको 46 याद रखना है, अगर जोड़ी पूछी जाए तो 23 जोड़ी आपके हो जाएंगे। 23 को डबल कर दीजिए, 46 आपका हो ही जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग हैं। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? काबुलीवाला के लेखक कौन है? आपको पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने काबुलीवाला क्या कहते हैं पुस्तक को लिखा था, ठीक है। समझ में बात है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या है, जनगण मन लिखा, राष्ट्रीय गान लिखा, ये आपको पता ही है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनका कई चीज़ों में योगदान रहा। ये क्या है, कवि भी हैं, ठीक है, साहित्यकार भी हैं, साथ में आपके चित्रकार भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काबुलीवाला के लिए कौन से हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्यौहार से जुड़ा है? जल्लीकट्टू बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्यौहार से जुड़ा है? ओणम से, पोंगल से, बिहू से या हॉर्नबिल से? अब देखिए, जो जल्लीकट्टू जो ये एक तरीके का क्या है, एक खेल है, क्या है, एक तरीके का खेल है, ठीक है। ये कहाँ का मुख्य रूप से खेल है? ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? ये तमिलनाडु का जो है ये मुख्य खेल है, जो क्या है, किसमें मतलब मनाया जाता है? तो पोंगल के फेस्टिवल में क्या होता है, आयोजित होता है। पोंगल के फेस्टिवल में ये क्या होता है, आयोजित होता है। इस वजह से यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पोंगल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया जल्लीकट्टू कहाँ का खेल है, तो तमिलनाडु का। इसमें होता क्या है, बैलों पर, मतलब बैलों का ये खेल होता है। देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए तमिल में क्या होता है, जो ये जल्लीकट्टू है 2 शब्द से मिलकर बना है, तमिल भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। समझिए यहाँ पर पहले चीज़ को, फिर आगे में बढ़ते हैं, ठीक है। तमिल में क्या है, जल्ली का मतलब क्या होता है? जल्ली का यहाँ पर मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन याद रहेंगे, ठीक है। जल्ली का मतलब होता है सिक्के की थाली। क्या होता है? सिक्के, मैं बताऊंगी अब किस तरीके से ये होता है, सिक्के की थाली। जबकि कट्टू का मतलब क्या होता है? कट्टू का मतलब होता है बैलों की सींग, यानी कि बैल की सींग होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है, बैलों को पहले खूंटे से बांध दिया जाता है, कई बैलों को 3-4-5 बैलों को बांध दिया जाता है। फिर क्या है, उनके सींगों पर क्या है, सिक्कों की एक थाली बांधी जाती है, ठीक है, सिक्कों की एक थाली बांधी जाती है। फिर उनको उकसाया जाता है, ठीक है, और फिर उनको भीड़ में क्या छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो भी व्यक्ति उस थाली से सिक्के निकाल लेता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाता है, विजेता हो जाता है। तो इस तरीके का खेल यहाँ पर चलता है तमिलनाडु में, और किसमें कब होता है, ये पोंगल फेस्टिवल में मनाया जाता है। क्लियर हुई? सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब तो आप इसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि खाली अब जल्लीकट्टू याद करते हैं तमिलनाडु का पोंगल तो आप भूल सकते थे, लेकिन इस तरीके से याद करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे कि जल्लीकट्टू का आखिर मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको बताना है गिद्धा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। बताइए किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है।
हाँ, ऑप्शन है आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या बिहार। तो गिद्धा आपका बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन यहाँ पर है। तो कहाँ का हो जाएगा ये लोक नृत्य, कहाँ का हो जाएगा ये पंजाब का आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना गिद्धा कहाँ का है, ये पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए पंजाब के राज्यपाल कौन है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री वगैरह पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है इसके राज्यपाल कौन हो जाएंगे। राज्यपाल कैसे मैं लिख रही हूँ, राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल कौन से हो जाएंगे, विजेंद्र पाल सिंह। कौन हो जाएंगे, विजेंद्र पाल सिंह। ठीक है, मुख्यमंत्री यहाँ के कौन हो जाएंगे, ठीक है, सीएम कौन हो जाएंगे, यहाँ पर गवर्नर हो गए विजेंद्र पाल सिंह हो गए, और सीएम कौन हो जाएंगे, अमरिंदर सिंह। ठीक है, अमरिंदर सिंह यहाँ के कौन हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका केवीएस का एग्जाम है, जैसे कि केवीएस है, इस सुपर टेट है, तो इसमें आपके राज्यपाल और मुख्यमंत्री यानी कि सीएम वगैरह, गवर्नर और सीएम वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। इस वजह से आपको जो स्टेट आए तो उस स्टेट के सीएम वगैरह को आपको याद कर लेना साथ ही में। ठीक है, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं, जब आप क्वेश्चन करिए क्वेश्चन के साथ ही में सब क्लियर आउट करते रहिए। ठीक है, डेली आप क्लियर करेंगे तो आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि इतने स्टेट हैं सबको याद करना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से आप डेली करते रहिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, भारतीय संगीत वाद। ठीक है, सुरबहार किस प्रकार का वाद है, जो सुरबहार जो वाद है वो किस तरीके का वाद है, प्रहारवाद है, वायुवाद है, तंतुवाद है या आघातवाद यंत्र है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये क्या है, एक तरीके का तंतुवाद है। ठीक है, क्या है ये जो सुरबहार है, ये क्या है, तंतुवाद है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 है, बैसाखी पर्व मनाया जाता है। बैसाखी पर्व कहाँ का है, ठीक है, पंजाब का, महाराष्ट्र का, अभी आपका गिद्धा था, इसके अलावा यहाँ पर गिद्धा आपका क्या हो जाएगा, लोक नृत्य था। ठीक है, गिद्धा आपका लोक नृत्य था, और यहाँ पर क्या है, एक तरीके का पर्व है, फेस्टिवल है। तो बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में। तो बैसाखी आपको पता है मेन जो कहाँ का है, पंजाब का, और प्लस आपको याद रखना हरियाणा, पंजाब और हरियाणा का जो है ये मेन क्या है, फेस्टिवल है, और इसके आसपास के इलाके में मनाया जाता है। ठीक है, ये होता कब है, यानी कि आपको सीधे पंजाब याद करना है, लेकिन अगर मान लीजिए पंजाब आपका ऑप्शन में ना मिले तो आप हरियाणा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बैसाखी पर्व मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। अब ये कब मनाया जाता है, तो सर्दियों की जब फसल काटी जाती है, सर्दियों, ठीक है, कि जब फसल काट ली जाती है और नए रूप से क्या है, इस मतलब सर्दियों की जब फसल कट जाती है उसके बाद ये मनाया जाता है, यानी कि नए साल के उससे मनाया जाता है, यानी कि खुशी मनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बैसाखी क्या है, सर्दियों की फसल के काटने के बाद मनाया जाता है। कहाँ का है ये, पंजाब, हरियाणा, आपको याद रखना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी आपको पता है तो कौन सी हो जाएगी, गंगा हो जाएगी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी तो यहाँ पर हो गया, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर गंगा की बात करें तो गंगा जो आपकी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। ये आपका यूके उत्तराखंड है, ना कि आपका यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड के कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है। ठीक है, गोमुख। ठीक है, ठीक है, गोमुख के निकल क्या पड़ती है, गंगोत्री हिमानी। ठीक है, यानी गोमुख के गंगोत्री हिमानी से निकलती, पूरा सुनिए, उत्तराखंड के गोमुख के गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जिसकी लंबाई क्या है, 25 सीधे आपको याद रखना 25 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप मत याद करिए 2525 ना याद करके, सीधे 25 किलोमीटर आपको याद रखना, ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, तो भारत में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर है, चीज़ें समझ में आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, ये लास्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान, आपको पता राष्ट्रीय गान हमारा कौन सा, जनगण मन, जिसके रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो इसको इसको मतलब अपनाया कब गया। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, तो 20 जनवरी 1950 हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 हो जाएगा, 21 मई 1949 हो जाएगा, 13 नवंबर 1949 हो जाएगा। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि 24 जनवरी। ठीक है, 24 जैन, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसको क्या है, अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, यानी कि सबसे पहले कब गाया गया था, ये तो अपनाया गया था हो गया। अगर आपसे पूछे कब गाया गया था तो आपको याद रखना 27, ठीक है, 27 दिसंबर 1911, ठीक है, यानी कि 27 दिसंबर 1911 में, ठीक है, 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था, भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, भारतीय कांग्रेस के कोलकाता,
ठीक है, के कोलकाता, ठीक है, अधिवेशन में ये गाया गया था। ठीक है, समझ में बात आई। दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अपनाया कब गया था 1950 में, और सबसे पहले गाया कब गया था 27 दिसंबर 1911 में का जो आपका कोलकाता अधिवेशन था। ठीक है, भारतीय कांग्रेस के कोलकाता जो अधिवेशन में इसको सबसे पहले गाया गया था। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाते हैं कि कब पहली बार कब गाया गया और कब अपनाया गया, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 16 क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। जैसे कि अभी तक आपने इस चैनल को आगे बढ़ाया, आगे भी इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, जैसे आपने इस चैनल को अप्रिशिएट किया, आगे भी अप्रिशिएट करते रहिएगा। मैं अच्छे टॉपिक्स इसी तरीके से लाते रहूँगी। केवीएस की आपकी प्रॉपर यहाँ पर प्रेपरेशन कराई जाएगी। केवीएस सुपर टेट और देखिए केवीएस सुपर टेट और यहाँ पर यूपी टेट, इसकी मैंने कंबाइंड क्लास इसलिए रखी क्योंकि इसका सिलेबस लगभग सेम है, इस वजह से। ठीक है, क्योंकि टीचिंग लेवल के एग्जाम्स के लिए ही ये पूरा टीचिंग लेवल के एग्जाम्स के लिए ही चैनल है, इस वजह से इस तरीके से क्लासेस यहाँ पर चलेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी टीजीटी आर्ट की भी क्लासेस चलेंगी, आप लोग उसके लिए परेशान ना होइएगा। ठीक है, चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।